हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे हैं। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्कस। जो आज का हमारा टॉपिक है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसको हम आरटीआई 2005 भी बोलते हैं, 2005। तो हम इसके बारे में जानेंगे, ये है क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई, इसमें कैसे प्रोसेस रहती है, कितनी धाराएं रहती हैं, हम आगे जानते हैं। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आरटीआई के बारे में हमने सुना होगा, आपने कभी भी देखा होगा। आरटीआई से हम ये समझते हैं कि किसी चीज़ की सूचना, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। तो कैसे हमको कहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है, कैसी सूचना होती है, क्या होता है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली जो आरटीआई है, आरटीआई आप जैसे देख रहे होंगे स्लाइड में, 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अब हम ये देखते हैं क्या 2005 को ही क्यों लागू हुआ, क्या इससे पहले सूचना कैसे मिलती थी, क्या कारण रहा होगा कि ये इस दिन ही लागू हुआ और कैसे लागू हुआ था। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी ज़रूरत क्यों होती है और ये है क्या। देखिए, बेसिक शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो जो कोई भी देश के नागरिक होते हैं, उनका मतलब एक कानूनी अधिकार दिया हुआ है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जब ये बनाया गया 2005 में, और फिर इसके बाद संसद में इसको पारित किया गया। और हम ये भी जानेंगे कि कब किया, जो संसद में जो इसका बिल वो पास किया गया 15 जून 2005 में इसको वो किया गया। उसके बाद पूर्ण तरीके से 12 अक्टूबर 2005 में इसको लागू कर दिया गया। ये ट्रांसपेरेंसी, कोई भी विभाग हो, कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री हो, किसी भी चीज़ का आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का आरटीआई लेनी है, तो ये किस लिए होता है कि ट्रांसपेरेंसी और दूसरा भ्रष्टाचार, करप्शन वगैरह, इन चीज़ों को नष्ट करना और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये आरटीआई है, संविधान से, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे किस से कैसे लिंक है, क्या ये हमारा संवैधानिक हक है या कोई कैसे है, ये इसको हमें जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2005 से पहले ऐसा हुआ था, जब मैं आपको बता रहा था, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में 2 लोग थे, एक था अरुणा रॉय। अरुणा रॉय, ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। एक इनके साथ थे, उनका नाम MKSS करके था। तो इन्होंने अपनी मजदूरी, जैसे कुछ काम मजदूरी करते होंगे, इन्होंने अपनी मजदूरी कहाँ की, क्या है, इसके लिए एक आंदोलन शुरू किया। इनको उस टाइम तो आरटीआई था नहीं, तो मजदूरी कहाँ की, उसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो उसमें ये रहा कि धीरे धीरे इन्होंने आंदोलन किया, तो सब लोग जागरूक हुए और पूरे देश में ये फैल गया, पूरे राष्ट्र में ये आंदोलन फैल गया। तो इसके हिसाब से फिर मतलब फिर माननीय, जैसे यहाँ पर देख रहे सर्वोच्च न्यायालय ने फिर एक ऐसा मतलब ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसमें सारे नागरिकों को ये अधिकार दिया गया कि उनका एक जो 19(1)(a) आप देख रहे हैं अनुच्छेद, इसके तहत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो प्रदान करता है, और कोई भी किसी भी जानकारी लेना किसी भी विभाग से नागरिक का हक है, एक मौलिक अधिकार के अंदर आता है। जिसमें हमारा आर्टिकल 21, जो हमारा 21 है, जीवन जीने का मतलब जो अधिकार होता है, तो उससे ये है क्योंकि उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी किसी के को किसी डिपार्टमेंट या विभाग की जानकारी नहीं है, तो उसके मौलिक अधिकारों का एक टाइप से उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, अब हम उसके बाद चलते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे जो आरटीआई है कहाँ लगा सकते हैं, मतलब हम किस किस डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं और किस में नहीं लगा सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे सरकारी मंत्रालय, आप कोई भी मिनिस्ट्री में जाइए, मिनिस्ट्री में आप लगा सकते हैं। आप इससे पता कर सकते हैं मिनिस्ट्री में आप किस टाइप से लगाना चाहते हैं, कि कोई भी मिनिस्टर का पता कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाते हैं कि उनका डेली का, उनकी जो सुरक्षा है, उनका कितना खर्चा आता है, और जब टूर करते हैं उसका कितना रहता है और क्या उसका शेड्यूल रहता है, और मंत्रालय में जो भी स्कीम्स आती हैं, उनकी जो स्कीम्स वगैरह हैं, वो कितना रहता है। तो इस टाइप से मंत्रालय में लगाते हैं। ठीक है, और उनके अंदर आने वाले जो कार्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, उसके बाद जो इनके अंडर डिपार्टमेंट होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री है, जिसमें है ये हेल्थ विभाग होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी होता है। तो ये अलग अलग उसमें आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो स्थानीय निकाय होते हैं, जैसे अब स्थानीय निकाय हम वो किसको बोलते हैं, जो हमारी ग्राम पंचायतें होती हैं, क्षेत्र पंचायत होते हैं, और ये विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट प्राधिकरण वगैरह, इन चीज़ों के बारे में होता है, जिसको DDA लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। इन चीज़ों के बारे में इसमें लगा सकते हैं। दूसरा, हम सरकारी संस्थाएं और बैंकों में लगा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम आरटीआई कहाँ नहीं लगा सकते। मतलब एक तो है कि लगा सकते हैं। अब देखिए, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन है, बट बहुत सी जगह होता है जिन चीज़ों का एक सही तरीके से यूज़ करना, और एक बहुत सी जगह उनका कोई लोग गलत भी यूज़ कर देते हैं।
ठीक है। जितनी खूबी होती है उतनी उसकी खामी भी होती है, तो उसको देखते हुए तो कुछ चीज़ों में हम आरटीआई नहीं लगा सकते जो धारा 24 के अंदर हमारे आती है आरटीआई के उसमें। जैसे हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, रॉ, आईबी, सीबीआई, बीएसएफ, इनके बारे में हम नहीं लगा सकते। और जैसे हमारे आर्मी सैन्य की रणनीति होती है, इनके बारे में हम कैसे हुआ, कोई ऑपरेशन हो गया सैन्य ऑपरेशन, जैसे आप देखेंगे कोई भी एक, जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो हम इससे रिलेटेड जानकारी हम नहीं ले सकते। ये हम उतनी ही जानकारी इसके बारे में ले सकते हैं जितना हमको प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, इन चीज़ों के द्वारा हमको बताई जाती है। हम एक्स्ट्रा जो इंटरनल जानकारी है आरटीआई के थ्रू नहीं ले सकते, क्योंकि ये खुफिया जानकारी है, इससे खतरा रहता है। दूसरा, हम किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, आप पढ़ रहे होंगे निजी जानकारी जो रहती है, निजी जानकारी किसी की हम निजी जानकारी नहीं ले सकते। आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, सपोज आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप बैंक में कोई भी आप आरटीआई लगा देते हैं किसी की जानकारी मांगने के लिए, तो आप उसकी पर्सनल जानकारी नहीं मांग सकते। अभी हम इसके बारे में थोड़ा आगे देखेंगे कि हम उसमें अगर किसी की पर्सनल जानकारी ज़रूरी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है। तो उसके लिए प्रोसेस ये रहता है कि आप जिस बंदे की जानकारी मांग रहे हैं उस बंदे से वहाँ से एक अप्रूवल होना चाहिए, कि उस बंदे को पता होनी चाहिए कि मेरी जानकारी इसको शेयर की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो धाराएं आती हैं, आरटीआई अधिनियम में 31 धाराएं होती हैं, जिसमें अब हम इस वाली स्लाइड में पढ़ेंगे धारा 1 से लेकर 11 तक, जिसमें आप देख रहे हैं स्लाइड में, आप इसमें पढ़ भी लेंगे। धारा जो हमारी 1 है वो अधिनियम के बारे में बताती है कि अधिनियम कब लागू हुआ, क्या लागू हुआ और इसकी परिभाषा क्या है। जैसे एक चीज़ इसमें और रहता है, 2005 में अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया था, जो एक्ट लागू हुआ था, लेकिन J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में लागू हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सभी धारा 3 में सभी नागरिकों को वैधानिक अधिकार प्राप्त है। और एक जो धारा 4 है, क्या रहता है कि जैसे कोई आपने विभाग की वेबसाइट देखी होगी, तो किसी भी मिनिस्ट्री की देखी होगी या किसी भी विभाग की, या सपोज करो किसी कॉलेज की देखी होगी, तो उसमें क्या रहता है, एक सेशन आरटीआई का रहता है, एक सेक्शन उसमें रहता है, उसमें विभाग खुद से अपलोड करता है जिससे एक ट्रांसपेरेंसी और लोगों के पास जानकारी जाए। उसके अलावा अगर किसी को आरटीआई लेनी है तो वो अलग अपने बिंदुओं पर ले सकता है। और उसके बाद फिर एक इसमें PIO होता है, जिसमें हम प्राइमरी जो हमारा सूचना अधिकारी होता है, जिसको हम सूचना अधिकारी बोलते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए लोग सूचना अधिकारी बोलते हैं। उसके बाद आवेदन कैसे करना है, उसकी प्रक्रिया वगैरह, इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। और हम, ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आपने धाराएं देख ली होंगी, तो उसके बाद फिर जो कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें हम धाराओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोक सूचना अधिकारी को अपने बिंदुओं पर अपनी सूचना मांगते हैं। अगर वो असफल रहता है, 30 दिन के अंदर वो असफल रहता है, तो उसके बाद आप जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उनके पास जाते हैं। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी भी 30 दिन के अंदर आपकी सुनवाई करेंगे और वो जानेंगे कि आपको क्यों सूचना नहीं दी गई, या आपको सूचना दी गई है, आपने प्रथम अपील की है तो आपको किस कारण से नहीं दी गई। तो उनका 30 दिन का टाइम उनका रहता है, ठीक है। उसके बाद असंतुष्ट हैं तो उसके बाद आप जो राज्य या केंद्र के जो सूचना आयोग होते हैं, लोक सूचना आयोग होते हैं, आप वहाँ जाके वहाँ से मतलब घर से उसमें आप अपील कर सकते हैं, जिसको द्वितीय अपील करते हैं, और इसमें 90 दिन का टाइम रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे, मतलब, और इसके बाद देखते हैं जो हमारी प्रमुख धाराएं हैं, जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं। जैसे धारा 6A है, इसमें हम आवेदन दाखिल करने की विधि के बारे में जानते हैं कि इसमें ये हमको जो 6A धारा है, ये आपको कोई भी लैंग्वेज, जैसे हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें आप अपना सूचना मांग सकते हैं। आपने पॉइंट बनाने होते हैं आपको, और पॉइंट वाइज आप अपनी सूचना मांग सकते हैं। दूसरा, इसमें ये रहता है कि अगर आप किसी विभाग को, आपको सूचना चाहिए, जैसे आपको अपने मार्कशीट की सूचना चाहिए, आपका स्कूल से, आपको अपने स्कूल से मार्कशीट की, आपका एग्जाम कैसे हुआ, परीक्षा वगैरह इसके चाहिए, बट आपने आवेदन कहाँ कर दिया, आवेदन दूसरे विभाग में कर दिया, किसी दूसरे विभाग में कर दिया, आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से वो करना है, तो विभाग स्वतः ही 5 दिन के अंदर जिस विभाग का मामला होगा उसको ये ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। उसके बाद हम 7A के बारे में पढ़ते हैं कि जवाब देने की सीमा कितनी होती है। अब इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक जो नॉर्मल जवाबदेही की सीमा होती है 30 दिन होती है, और एक होती है हमारी 48 डेज। उसके बाद हमारा 19 जो A है, ये हमको प्रथम अपील का प्रावधान देता है। जैसे हमने बताया था कि 30 दिन के अंदर होता है, हम किसी जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनसे मांग सकते हैं। जैसे आपको सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने किसी तहसील में
आपने RTI लगाई, तो इसमें जो प्रथम लोक सूचना अधिकारी होगा वो नायब तहसीलदार बोलते हैं जिसको वो होता है, और जो उसका अपीली अधिकारी होता है वो तहसीलदार होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद धारा जो 20 है वो जो लोक सूचना अधिकारी है उनमें दंड लगाने का प्रावधान देती है, जैसे पर डे 250 रुपये अगर उसने आपको गलत सूचना दे रखी है, भ्रामक सूचना दे रखी है, सूचना दी नहीं, और या अधिकतम 25,000 रुपये लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके प्रक्रिया के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे आगे जब हम RTI पोर्टल से वो करते हैं या नॉर्मल एप्लीकेशन जो हमने ऑफलाइन एप्लीकेशन वो करते हैं तो उससे क्या प्रोसेस रहती है। पहले हमको साफ साफ एक लेटर लिखना है, दूसरा उसके बाद एक 10 रुपये का हमको डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पोस्टल ऑर्डर ये चीज़ हमको करना है, और सिर्फ 10 रुपये का होना चाहिए, ये आपको बनाना है, उसके साथ अटैच करना है, ये हर किसी में होता है। और दूसरा क्या रहता है कि आप इसको एक बार करेंगे, जब फर्स्ट में लोक सूचना अधिकारी से आप वो करेंगे उस टाइम आप 10 रुपये का अपना ये डिमांड ड्राफ्ट या DD या कोई भी पोस्टल ऑर्डर लगाएंगे। उसके बाद जब आप अपील करते हैं तो आपको अपील में कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसके बाद आवेदन भेजना है, उसको आप पोस्टल ऑर्डर पोस्टल डिपार्टमेंट से भेजेंगे, ठीक है, पोस्टल ऑर्डर के साथ और जो एप्लीकेशन है उसके साथ। और उसके बाद 30 दिन तक आपको उसमें निगरानी रखेगी, जो आपकी डाक रसीद है उसको संभाल के रखना पड़ेगा। आपके पास एक सबूत रहता है कि हाँ मैंने इस दिन भेजा था, अब इस दिन तक आपके पास नहीं आया। लेट्स सपोज आज आपने 27 को आपने किसी का RTI लिया है, तो अगले महीने आपको 28 तक आपको देखना है, अगर उस दिन तक आपके पास सूचना नहीं आती तो आप उसको अपीली अधिकारी के पास भेजेंगे। उसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं, जो हमारी धारा 19A है, अगर कब तक जवाब देंगे, और द्वितीय अपीली अधिकारी इनका क्या रहता है, ठीक है। इनको क्या करना होता है, 30 दिन के भीतर जवाब देना होता है जैसे हमने पढ़ा था, और इसमें कोई फीस नहीं होती है। और जो हमारी सेकंड अपील होती है वो राज्य या केंद्र का आयोग जो रहता है वहाँ हमको ये दायर करनी होती है, जिसमें 90 दिन के अंदर हमारा सूचना हमको मिलती है। और इसमें जो अधिकारी होते हैं उनमें कड़ी कानूनी कार्रवाई और अर्थदंड लगाया जाता है, क्योंकि आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपने सही उसमें RTI लगाया है तो ये आपका कानूनी हक है, लेकिन आपको जब इसकी सूचना नहीं दी गई है तो इसमें जो उनके उच्च अधिकारी होते हैं तो उनको कार्रवाई की जाती है और उन पर दंड लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सबसे शक्तिशाली प्रावधान है ये, जिसमें हम व्यक्ति की जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा रहता है, जो 7A हमको देता है, क्योंकि सामान्यतः तो हम 30 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर आप कहीं पर किसी के जीवन से, लाइफ से जुड़ा गया है या व्यक्तिगत उससे लिबर्टी से जुड़ा गया है तो आपको 48 आवर के अंदर देना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल हमें समझते हैं, लेट्स सपोज किसी पुलिस ने किसी आदमी को अरेस्ट कर दिया है या किसी का पता नहीं चल रहा है, तो वो जानकारी आपको कहाँ है, कहाँ रखा है, ये आपको 48 आवर के अंदर आपको प्रदान करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं करते तो अधिकारी पर तत्काल कठोर कार्रवाई होती है और दंड लगता है उसके उच्च अधिकारी में वो करने पर। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपका कोई इससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप हमको बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमको फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि RTI पोर्टल में कैसे रजिस्टर करना है।